क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत आप सभी लोगों को अध्याय नंबर 9 पढ़ाया जा रहा है, जिसका नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। और इस अध्याय के अंतर्गत मैंने आप लोगों को प्रकाश का परावर्तन, गोली दर्पण और प्रकाश का अपवर्तन अच्छी तरीके से पढ़ा दिया हुआ है। आप सभी लोग क्लासें देख सकते हो, चैनल पर अपलोड है। आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और अध्याय नंबर 9 के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं प्रकाश का गोली पृष्ठों पर अपवर्तन लेंस। ठीक है ना। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक के अलावा किसी अन्य प्रकाशन की बुक है तो उसमें आपका ये एक नया अध्याय है। और इस अध्याय का सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र ज्ञात कीजिए। बोर्ड एग्जाम में दो प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, हर साल लगभग बोर्ड एग्जाम में आ जाता है कि गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र ज्ञात कीजिए या गोली उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो आज की क्लास में आप लोगों को हम गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र ज्ञात करना बताने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो चलिए अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने आपके समक्ष एक गोली अवतल पृष्ठ लिया हुआ है। ठीक है ना। और ये जो गोली अवतल पृष्ठ है वो निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 विरल माध्यम को निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 के सघन माध्यम से पृथक करता है। ये आपका सघन माध्यम है, ये आपका विरल माध्यम है। विरल माध्यम का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है उसको n1 से प्रदर्शित किया गया है और सघन माध्यम का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है उसको n2 से व्यक्त किया गया है। सामान्यतः निरपेक्ष अपवर्तनांक को ही हम अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपके समक्ष मैंने एक SPS क्या लिया है, गोली अवतल पृष्ठ लिया हुआ है। ठीक, ये आपकी मुख्य अक्ष है, ये आपका पोल है यानी ध्रुव है। ओके, अब यहाँ पर हम वक्रता केंद्र का निर्धारण कर लेते हैं। ये वक्रता केंद्र है। ठीक, अब इस मुख्य अक्ष पर क्या करते हैं, हम एक वस्तु रखते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए इस बिंदु O पर क्या है, आपकी एक वस्तु है। ठीक है ना। अब इस वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश किरण है वो जाएगी इस अपवर्तक पृष्ठ पर, क्या होगी भाई, आपतित होगी। ऐसे बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर फिगर को समझ गए तो डेरिवेशन में कुछ नहीं है। तो वस्तु से चलने वाली ये ओ मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु। तो वस्तु से चलने वाली पहली किरण इस अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है। ठीक है, आपको पता है अपवर्तन की घटना में जो अपवर्तक पृष्ठ होता है उस पर अभिलंब जब खींच देते हैं तो जब कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो अगर विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये भैया सघन माध्यम है, ये है विरल माध्यम। तो ये अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित हो रही है, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अभिलंब खींचेंगे। अभिलंब देखिए, ये आपका गोलीय अवतल पृष्ठ है और इसकी परिधि पर आपका ये बिंदु है। तो जो अभिलंब होगा वो इसके केंद्र से होकर जाएगा, वक्रता केंद्र से होकर जाएगा। तो सबसे पहले इस पृष्ठ के लिए अभिलंब खींचेंगे, तो ये आपका हो जाएगा अभिलंब। ठीक है, ये मैंने आपके समक्ष अभिलंब खींच लिया हुआ है। ठीक, ये अभिलंब है। अब जब ये आपतित प्रकाश की किरण इस अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होगी तो ये क्या होगी भाई, इस अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ऐसे बात समझ आ रही कुछ, ये इस अपवर्तक पृष्ठ की ओर झुक जाएगी। देखिए मैंने झुका दिया। अब आप ही बताइए, ये अभिलंब है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण क्या होता है, आपतन कोण। तो ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, तो ये पूरा एंगल आपका हो जाएगा कोण आई यानी आपतन कोण। ये अपवर्तित किरण है, ये अभिलंब है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं बिंदु ए। बिंदु ए पर ये किरणें आपतित हो रही थी। ठीक है, और ये जो किरण निकल रही है इसको नाम दे देते हैं, ये अभिलंब जो हो जाएगा इसको CM नाम दे देते हैं। और जो ये अपवर्तित होकर निकल गई है इसको भी कुछ नाम दे देते हैं, AC नाम दे देते हैं। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है, अपवर्तन कोण होता है। तो ये अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब, इसके बीच बना कोण क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण R। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर ध्यान से देखिए तो वस्तु से चलने वाली हमें दूसरी किरण को भी गुजारना होगा। ठीक है, जब तक दो किरणें कहीं पर नहीं मिलेंगी तब तक प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो इस वस्तु से चलने वाली जो दूसरी किरण है वो किससे होकर जाती है, वो आपकी वक्रता केंद्र से होकर जाती है। और आपने पढ़ा है कि जब कोई प्रकाश किरण, ये देखिए इस क्या करते हैं, इस अवतल पृष्ठ पर जो ये वक्रता केंद्र से हम किरण गुजारते हैं वो इस अवतल पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होती है। तो जब कोई वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण किसी अपवर्तक पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होती है तो वह बिना विचलित हुए सीधी रेखा में ऐसे निकल जाती है। अब इस वस्तु से चलने वाली दो किरणें हो गई, पहली आपकी ये हो गई और दूसरी आपकी ये हो गई। मैं इन दोनों किरणों को देख पा रहा हूँ कि एक किरण ऐसे जा रही है और एक किरण ऐसे जा रही है। क्या ये आगे जा करके कहीं पर मिलेंगी, ये तो फैल नहीं, एक ऐसे जा रही ऊपर की ओर, एक ऐसे जा रही। तो ये दोनों किरणें आगे जा करके तो कहीं पर मिलेंगे नहीं, हमको ही नहीं मिलाना है। जब ये मिलेंगी तभी तो कहीं पर प्रतिबिंब बनेगा इस वस्तु का।
तो हम क्या करेंगे, अगर इस अपवर्तित किरण को थोड़ा सा पीछे की ओर बढ़ाएं और इस वाली किरण को थोड़ा सा पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये दोनों पीछे जरूर मिल जाएंगी। तो क्या करेंगे, हम पटरी की सहायता से इस अपवर्तित किरण को पीछे की ओर बढ़ाएंगे। तो लिखेंगे अपवर्तित किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर और इस किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो इस मुख्य अक्ष के बिंदु आई पर ये दोनों किरणें मिल रही हैं। मिल रही कि नहीं मिल रही? तो जहां पर ये दोनों किरणें मिलेंगी, वर्ष से चलने वाली जो दोनों किरणें होंगी जिस बिंदु पर मिलती हैं वहां पर इस वस्तु O का क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। इसको मैंने आई से लिख दिया, आई का मतलब इमेज। इतनी बात आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई। अब आप बहुत सारी बातें पढ़ चुके हो कि जो पोल से लेकर के यानी P से लेकर के जो O तक की दूरी होती है वो वस्तु की दूरी कहलाती है। इसको U से व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर एक अभिलंब खींच लेते हैं, बिंदु A से इस मुख्य अक्ष पर एक अभिलंब खींच लेते हैं। इसको हमने नाम दे दिया AN। क्या नाम दे दिया? AN नाम दे दिया, ठीक है। और अभी यहाँ पर इसकी हम दूरी को भी निर्धारित कर देंगे। मान लेंगे ये H ऊंचाई का है। कितने ऊंचाई का है? H ऊंचाई का भी काम आएगा। यहाँ पर बिंदु O से P तक की जो दूरी है वो आपकी U है और प्रतिबिंब की जो P से दूरी होती है उसको हम V से व्यक्त करते हैं। V से मैंने व्यक्त कर दिया। वक्रता केंद्र से P तक की जो दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसको हम R से व्यक्त कर देंगे। इतनी बात तो सभी लोग समझ पा रहे होंगे, क्लियर है? तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर मान लेंगे, देखिए आपको हम पूरा जो है कैलकुलेशन सिखाने वाले हैं। आप सबसे पहले लिखोगे क्या, मैं आपको बता दूं। आप सबसे पहले लिखोगे कि हमारे पास SPS' एक क्या है, गोलीय अवतल पृष्ठ है, ठीक है, जो कि निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 के विरल माध्यम को निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 के सघन माध्यम से अलग करता है, यानी पृथक करता है, ठीक है। ये अवतल पृष्ठ जो है निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 के विरल माध्यम को निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 के सघन माध्यम से पृथक करता है, यानी अलग करता है। यहाँ पर हमने क्या किया, इस अवतल पृष्ठ के लिए एक वक्रता केंद्र मैंने निर्धारित कर दिया, C है, ध्रुव आपका P है और इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु O था। O से चलने वाली पहली किरण जब इस अवतल अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। आपतन कोण अपवर्तन कोण का निर्धारण कर लिया। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि माना जो आपतन कोण है उसको लिख लेंगे भाई। आपतन कोण कहाँ पर बन रहा है, देखिए आपतन कोण बन रहा है OAC के बीच, तो लिखेंगे कोण OAC। आपतन कोण को I से लिखा जाता है तथा अपवर्तन कोण क्या लिखेंगे भाई, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण कहाँ पर बन रहा है, अपवर्तन कोण आप देख पा रहे हो, अपवर्तन कोण यहाँ पर बन रहा है MAC। तो कोण MAC के बीच अपवर्तन कोण बना है, इसको R से मैंने व्यक्त कर लिया। इतनी बातें तो लिख सकते हो ना। उसके बाद यहाँ पर और ध्यान से देखेंगे आप, तो आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है इस अपवर्तित किरण को जब पीछे की ओर बढ़ाते हैं और इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो प्रतिबिंब बन रहा है हमारा I पर, ठीक है। तो हम OP, O से लेकर P तक की दूरी को लिखेंगे। OP जो दूरी हो जाएगी वस्तु की ध्रुव से दूरी होती है, U से लिखा जाता है। और ये सारी दूरियां क्या है, एक्स अक्ष की ऋण दिशा में है। अगर निर्देशांक ज्यामितीय चिन्ह प्रॉपर्टी का उपयोग करें तो निर्देशांक ज्यामितीय चिन्ह प्रॉपर्टी में ये एक्स अक्ष की ऋण दिशा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी इधर सामने की दूरियां होंगी वो सारी ऋणात्मक होंगी। तो ये क्या हो जाएगी, OP वस्तु जो है सामने, इसलिए जो वस्तु की दूरी हो जाएगी वो माइनस का U हो जाएगी। इसी तरीके से प्रतिबिंब I पर बन रहा है तो IP प्रतिबिंब की ध्रुव से जो दूरी हो जाएगी V से लिखा जाता है और ये भी माइनस हो जाएगी क्योंकि प्रतिबिंब भी सामने बन रहा है। और जो दूरी आपकी हो जाएगी CP वो आपकी हो जाएगी -R। बताइए इतने में किसी को कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं। साथ ही में आप ये भी लिख सकते हो कि माना AN की जो दूरी है वो कितनी है, H है। ये YH के धन दिशा में है इसलिए इसको हम प्लस ले लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इतना करने के पश्चात हम क्या करेंगे, हम मानेंगे पुनः, जैसे इतनी चीज़ें मानी है वैसे हम पुनः मानेंगे कि जो ये आपकी आपतित किरण OA थी, ठीक है, वो इस मुख्य अक्ष के साथ कितना कोण बनाती है, अल्फा कोण बनाती है, क्लियर। और जो ये आपकी अपवर्तित किरण है IA ये मुख्य अक्ष के साथ बीटा कोण बनाती है, ठीक। और जो ये अभिलंब है आपका CA ये मुख्य अक्ष के साथ आपका गामा कोण बनाता है। कितना कोण बनाता है, गामा। तो यहाँ पर एक लाइन लिख लेंगे कि माना OA और IA तथा जो CA रेखाएं हैं या किरणें हैं, लिख सकते हो किरणें मुख्य अक्ष से क्रमशः अल्फा बीटा व गामा कोण बनाती हैं। अल्फा बीटा व गामा कोण बनाती हैं। तब
हम क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज लेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे ओ ए सी, ये वाला त्रिभुज लेंगे। तो त्रिभुज ओ ए सी में आपको पता है कि किसी त्रिभुज में बाह्य कोण का जो मान होता है वो सुदूर स्थित अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। तो ये देखिए ओ ए सी, ये बीच वाली लाइन भूल जाइए। ओ ए सी त्रिभुज में जो गामा है वो बाह्य कोण है, अल्फा और जो ये कोण आई है ये अंतःकोण है। तो जो गामा हो जाएगा वो अल्फा प्लस आई के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये अंतःकोण है। इन दोनों अंतःकोणों का योगफल बाह्य कोण के बराबर होगा, तो गामा के बराबर दिखा दिया। यहाँ से हम आपतन कोण का मान निकालेंगे, आई इक्वल टू आ जाएगा अल्फा माइनस गामा। इसी प्रकार हम एक त्रिभुज और ले लेंगे, उसमें देख सकते हो कौन सा त्रिभुज ले लेंगे, आई ए सी। अब आप एक चीज़ बताइएगा, ये कोण अगर आर है तो ये वाला कोण, इस जो डॉट डॉट लाइन है, इस डॉट डॉट लाइन और अभिलंब के बीच बना कोण जो होगा ये भी तो अपवर्तन कोण ही होगा, शीर्षक मुख कोण होंगे। अगर ये कोण आर है तो ये भी कोण आर होगा, ठीक है। तो जब त्रिभुज लेंगे आई ए सी, कौन सा त्रिभुज लेंगे, इसी प्रकार त्रिभुज आई ए सी में भी हम यही नियम लगाएंगे, बाह्य कोण आपका गामा ही होगा, अंतः कोण अब आपके हो जाएंगे बीटा और आपके आर, मतलब अपवर्तन कोण आर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा गामा बराबर बीटा प्लस आर। आर का मान निकालेंगे यहाँ से, तो आ जाएगा गामा माइनस का बीटा। इस बीटा को इधर ले आएंगे, आर को रोक लेंगे। इस तरीके से मैंने क्या किया भाई, यहाँ पर थोड़ी सी त्रुटि हुई, इसको सही कर लेते हैं। यहाँ पर जब हम आपतन कोण का मान निकालेंगे तो गामा माइनस अल्फा आएगा। इस तरीके से मैंने आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान निकाल लिया। अब यहाँ पर देखिए, चूंकि अपवर्तन की घटना हो रही है तो हम स्नेल का नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, स्नेल का नियम, ठीक है, दिखाई पड़ रहा है। लिखेंगे स्नेल के नियम से। किसके नियम से भाई, स्नेल के नियम से। आप लोगों ने पढ़ा है स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई बटे में साइन आर बराबर, साइन आई बटे साइन आर बराबर आपका होता है n2 बटे n1। मतलब जिस माध्यम में प्रकाश किरण जा रही है उसका अपवर्तनांक, तो जा रही है सघन में उसका अपवर्तनांक, जिस माध्यम से जा रही है उसका अपवर्तनांक, तो माध्यम n1 से जा रही है उसका अपवर्तनांक बटे में लिख दिया। क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे, साइन आई और साइन आर, जो कोण आई और आर हैं, ठीक है, ये बहुत छोटे कोण हैं। मैं मान लेता हूँ कि ये जो आपका गोलीय अवतल पृष्ठ है इसका व्यास बहुत छोटा है, तो ज्याओं को छोड़ दिया जाएगा, लिख देंगे यहाँ पर आगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, चूँकि गोली अवतल पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा है। क्या है भाई, व्यास बहुत छोटा है, इसलिए जो कोण आई और आर होंगे बहुत छोटे कोण होंगे। इसलिए जब छोटे कोण होते हैं तो साइन आई आई के बराबर हो जाएगा, और जो कोण साइन आर है वो कोण आर के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर रख देंगे, तो साइन आई के स्थान पर आई रखेंगे और साइन आर के स्थान पर आर रखेंगे, बराबर n2 बटे n1। कैंची गुणा करेंगे तो n1 का गुणा आई से हो जाएगा आई n1, n2 का गुणा आर से हो जाएगा n2 आर हो जाएगा, ठीक है। इस समीकरण में हमने जो आई और आर का मान निकाला है, यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। तो समीकरण 1 और 2 से आई और आर का मान हम इस समीकरण में रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से आई व आर का मान रखने पर, चलिए मान रख देते हैं। आई का मान कितना है, गामा माइनस अल्फ़ा, ठीक, n1 है बराबर n2। आर का मान कितना आया है, गामा माइनस बीटा, तो गामा माइनस बीटा रख दिया। बहुत ध्यान से देखिएगा, गुणा करेंगे तो गामा का n1 से गुणा हो जाएगा, अल्फ़ा का गुणा n1 से हो जाएगा, अल्फ़ा n1 हो जाएगा, n2 का गुणा गामा से हो जाएगा, n2 गामा हो जाएगा, n2 का गुणा बीटा से हो जाएगा, n2 बीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, गामा वाले एक तरफ कर लेंगे, तो इधर गामा है, इसको इधर ला सकते हैं, यहाँ भी गामा है, तो हो जाएगा गामा n1, इसको इधर लाएंगे माइनस का n2 गामा बराबर इस अल्फ़ा n1 माइनस अल्फ़ा n1 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का अल्फ़ा n1 हो जाएगा और माइनस का n2 बीटा हो जाएगा। इन दोनों में हम गामा कॉमन ले लेंगे तो ये n1 माइनस n2 हो जाएगा और ये अल्फ़ा n1 माइनस n2 बीटा हो जाएगा, और इसको हम मान लेंगे भैया समीकरण 3। बताइए इतना मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो। अगर आपको थोड़ा छोटा दिखाई दे, स्क्रीन को रोटेट कर लीजिए, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, सब कुछ दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना।
अब देखिए आगे क्या करेंगे हम, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। ये जो समीकरण 3 आई है, समीकरण 3 में गामा है, ठीक है, अल्फ़ा बीटा है। अब यहाँ पर जो अल्फ़ा बीटा और गामा कोण है ये हमें नहीं पता है, हम इनका मान निकालेंगे। तो यहाँ पर जैसे देखिए हमने कहा था कि गोली पृष्ठ का जो व्यास बहुत छोटा है, व्यास छोटा होने की वजह से जितने कोण बनेंगे वो बहुत छोटे बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर अल्फ़ा कोण का मान निकालना है तो हमें देखिए ये माप तो पता नहीं है, तो आपतित किरण है, लेकिन ये मुख्य अक्ष की जो दूरियाँ ये तो मुझे पता है कि कौन सी दूरी कितनी है। देखिए वस्तु की दूरी से दूरी u है, प्रतिबिंब की दूरी v, ये तो पता है ना, और ये दूरी भी पता है, विलंब दूरी h भी मैंने मान रखी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम tan अल्फ़ा लेंगे, जैसे अल्फ़ा कोण निकालना तो tan अल्फ़ा लेंगे, बीटा कोण निकालना तो tan बीटा लेंगे, क्योंकि tan में आता है लंब और आधार, और यहाँ पर बन रहा है समकोण त्रिभुज। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि गोली पृष्ठ का व्यास क्या है भाई, बहुत छोटा है, इसलिए जो अल्फ़ा बीटा और गामा कोण होंगे वो भी बहुत छोटे कोण होंगे। हम अल्फ़ा को मान लेते हैं tan अल्फ़ा के बराबर, और tan अल्फ़ा बराबर लंब बटे आधार। आप देखिए इस वाले त्रिभुज में OAN वाले में लंब हो जाएगा AN, आधार आपका हो जाएगा ON। जो N पॉइंट है वो P के बहुत करीब है, ठीक है। जब इस गोली अवतल पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा होगा तो ये N पॉइंट P के करीब माना जाएगा, यानी इस N के स्थान पर P रख सकते हैं। देखिए N से कोई दूरी पता नहीं, P से सारी दूरियां पता हैं, इसलिए N को हम P के बहुत करीब मानेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे AN बटे में OP। N के स्थान पर कितना रख देंगे भाई, AN था, AN को वैसे लिख देंगे, और जो ON दूरी है उसको लगभग OP के बराबर मान सकते हैं, क्योंकि OP का मान पता है हमें, ON का मान नहीं पता, इसलिए N पॉइंट को P के बहुत करीब मानेंगे। तो AN का मान कितना है, H है, और OP वर्त उससे दूरी की दूरी कितनी है भैया, -u। इस तरीके से अल्फ़ा का मान आ गया। इसी प्रकार हम बीटा का मान निकालेंगे, तो हम भैया लगा देंगे tan बीटा। अब ये वाला त्रिभुज लेंगे IAN, इस समकोण त्रिभुज में, ठीक, क्या हो जाएगा, लंब आपका AN हो जाएगा, और आधार आपका कितना हो जाएगा IN। हमने कहा कि जो N पॉइंट है वो P के करीब है, इसलिए क्या करेंगे, इस S डैश को रब कर देते हैं। इसलिए हम क्या कर देते हैं कि AN बटे में IN को हम IP लिख सकते हैं, N पॉइंट P के बहुत करीब माना जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AN की दूरी कितनी है, H, और प्रतिबिंब की P से दूरी कितनी भैया, -v। इतनी बात समझ में आ गई। इसी तरीके से हम गामा का मान निकाल लेंगे, किसका मान निकाल लेंगे, गामा, ठीक है। तो गामा हो जाएगा भैया tan गामा, और tan गामा बराबर त्रिभुज ले लेंगे CAN, लंब आपका AN ही होगा, ठीक, आधार आपका CN हो जाएगा। N पॉइंट को P के बहुत करीब मान रहे हैं, इसलिए ये आपका हो जाएगा गामा इक्वल टू AN बटे में CN जो हो जाएगा वो CP के बराबर हो जाएगा, क्योंकि CP दूरी पता है, CN थोड़ी पता है। तो CP कितनी है भाई, R है, तो AN का मान कितना है, H, और R ये -R है क्योंकि सामने की दूरी है। इस तरीके से अल्फ़ा बीटा और गामा कोण का मान आ चुका है। इसको उठा के कहाँ पर रखेंगे, इस समीकरण 3 में रखेंगे। तो इसको हमें थोड़ा भैया रफ करना पड़ेगा, यहाँ पर आ नहीं पाएगा, तो इसको हम रफ करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना तो भाई जल्दी ले लीजिए, है ना, इसको रफ करना पड़ेगा। तो रफ कर दे भाई, चलिए भाई ऊपर थोड़ा रफ करते हैं, जिससे आप सभी लोगों को आगे हम बता सकें, है ना। उम्मीद है कि एक बात समझ में आ रही होगी, अगर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं, इधर उधर ध्यान नहीं लगा रहे हैं, तो आपको ये सारी बात समझ में आएगी। बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने वाले हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे अल्फ़ा बीटा व गामा का मान कहाँ पर रखने पर भाई, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 में अल्फ़ा बीटा गामा कोण की आवश्यकता है ना, तो समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 ये है आपकी। तो गामा का मान कितना है, आप देखिए H बटे -R, तो लिखेंगे H बटे में -R, माइनस ऊपर भी लगा सकते हैं, और आपका है N1 माइनस का N2 बराबर, यहाँ देखिए अल्फ़ा का मान आया H बटे -U, तो H बटे -U या -H बटे U ऐसे भी लिख सकते हो। फिर आपका N1 है, N1 लिखिए, माइनस लगाइए, N2 बीटा का मान कितना है, H बटे -V, ये पहले से माइनस है, और जैसे हम H बटे माइनस लिखेंगे, माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा V। बताइए भाई, इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई। उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा और रफ करेंगे, नहीं काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा है ना।
चलिए अब मान रख के इसको हल करेंगे अच्छे तरीके से हम। अब क्या करेंगे, देखिए इस माइनस का इस ब्रैकेट के अंदर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा h बटे में r। जब माइनस का गुणा n1 से हो जाएगा तो माइनस n1 हो जाएगा, माइनस का गुणा n2 से हो जाएगा तो प्लस का n2, और n1 हो जाएगा माइनस का, ठीक है ना। जो माइनस की संख्या हो जाएगी वो प्लस की और प्लस वाली माइनस की। इन दोनों में हम कितना कॉमन ले सकते हैं, h कॉमन ले सकते हैं, तो ये आपका बचेगा माइनस का n1 बटे में u और प्लस का n2 और बटे में v। देखिए h से h कैंसिल हो जाएगा दोनों पक्षों में, ये बचेगा n2 माइनस का n1 बटे में r बराबर, पहले प्लस वाला लिख लेंगे n2 और बटे में v, फिर माइनस वाला लिख देंगे माइनस n1 बटे u। इस तरीके से ये आपके अपवर्तन के सूत्र का मैंने निगमन कर दिया। जब दोनों माध्यमों में अलग अलग दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक पता होगा तो आप यही सूत्र लगाओगे। एक कंडीशन इसी के साथ लिख सकते हो, जैसे मान लीजिए आपको सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक दे दिया गया तो सूत्र में परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यदि सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक कितना हो भाई, n हो। यदि सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक n हो तो आप ही बताइए, स्नेल के नियम से पढ़ा था n बराबर क्या होता है, n2 बटे n1, ठीक है। सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक अगर n हो तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक हमने n2 माना है और विरल माध्यम का अपवर्तनांक हमने n1 माना, तो n का मान n2 बटे n1 के बराबर था कि नहीं था। अब इस समीकरण में क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हम कॉमन इसको बनाएंगे n2 बटे n1, तो इसमें देखिए कॉमन ले लेंगे, कितना कॉमन ले लेंगे, n1 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा n2 बटे में n1, क्योंकि n2 में n1 कॉमन मिल नहीं रहा है लेकिन n1 में मिल गया तो ये 1 हो जाएगा और बटे में ये आपका r हो जाएगा बराबर। यहाँ पर देखिए इन दोनों में हम n1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा n2 बटे में n1 और बटे में आपका v है पहले से ही, यहाँ पर n1 कॉमन मिल गया तो -1 बटे आपका कितना हो गया, u हो गया। दोनों पक्षों में n1 से n1 कैंसिल कर देंगे और देखिए चूंकि सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक n है और n का मान n2 बटे n1 के बराबर, तो जहाँ पर n2 बटे n1 यहाँ पर लिख सकते हैं n -1 बटे में कितना हो जाएगा r बराबर, ये कितना हो जाएगा, देखिए n2 बटे n1 के स्थान पर n बटे में v -1 बटे में u। इस तरीके से आपका व्यंजक ये बन जाएगा। जब आपको सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक दिया हो तो आप इस सूत्र का प्रयोग कीजिएगा। जब आपको दोनों माध्यमों के अलग अलग अपवर्तनांक पता हो तो आप इस सूत्र का उपयोग कीजिएगा। उम्मीद है कि गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए जो अपवर्तन के सूत्र निकालना था वो आप लोगों ने निकालना सीख लिया होगा। सब कुछ जो भी कुछ है वो इस फिगर में था, फिगर को समझ गए तो कुछ नहीं। एक बार ऐसा समझ लीजिए, सबसे पहले आपको वस्तु मान लेनी है, वस्तु से यहाँ पर अपवर्तन की घटना को समझ लेना है बस ध्यान से कि अपवर्तन कैसे हुआ है, आपतन कोण क्या है, अपवर्तन कोण क्या है। इसके बाद यहाँ पर आपको आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान निकाल लेना है, स्नेल का नियम लगा देना, वहाँ पर वैल्यू पुट कर देना है, फिर अल्फा बीटा गामा का मान उठा करके समीकरण में पुट कर देना है स्नेल वाले नियम में। उसके बाद आपका ये व्यंजक निकल आएगा। उम्मीद है कि सभी विद्यार्थियों को ये निगमन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में आपको पुनः हम मिलेंगे गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र के निगमन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।